हाँ बच्चों देखो, अभी हमने डी ब्रोगली का पूरा प्रिंसिपल पढ़ लिया और हमने मेन चीज यही पढ़ी है ना। हमने मेन चीज यही पढ़ी कि कभी भी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछा हो तो उसके अंदर वेग, संवेग या गतिज ऊर्जा छुपी होती है। ये पढ़ लिया था। उसका एक बेवकूफ भरा क्वेश्चन किया था। अब इसके कुछ मेन क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में है और तुम्हारे कहीं पूछा जा सकता है। ध्यान से देखना। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख दी है, तुम नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो, इस पे हमको दे रखा है कि कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m और आवेश प्लस q है। इसको प्रारंभिक वेग दिया है v नॉट आई कैप। v नॉट आई कैप मतलब v नॉट x दिशा में प्रारंभिक वेग दिया है। उसके बाद हमको दे रखा है कि इस पूरे सिस्टम पर समरूप विद्युत क्षेत्र लगा है जो कि ई नॉट जे कैप है। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र का मान तो ई नॉट और दिशा जे कैप मतलब y दिशा में। तो बस हमको पूछा है कि किसी भी जनरल t समय के बाद पार्टिकल के संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो देखना है। और हम अच्छे समझ गए कि किसी भी जनरल t समय पर डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछा है मतलब इनडायरेक्टली किसी भी जनरल t समय पर इसका वेग, संवेग या गतिज ऊर्जा ही पूछिए। कर सकते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जिसका प्रारंभिक वेग v नॉट आई कैप मतलब v नॉट x दिशा में। उसके बाद इस स्थान पर समरूप विद्युत क्षेत्र लगाया है जिस जो ई नॉट जे कैप है। मतलब विद्युत क्षेत्र का मान तो ई नॉट और दिशा जे कैप मतलब y दिशा में। बस आराम से बताओ कि विद्युत क्षेत्र प्लस y दिशा में है तो इस विद्युत क्षेत्र में जो पॉजिटिव आवेश है उस पर बल भी y दिशा में मतलब ऊपर की ओर लगेगा और उस पर विद्युत बल कितना लगेगा F इक्वल टू QE मतलब QE नॉट। अब बताओ, बल y दिशा में है तो ऑब्वियसली इसका त्वरण भी y दिशा में होगा और इसका त्वरण होगा बल बटे द्रव्यमान। तो बल तो QE नॉट अपन द्रव्यमान m। तो पक्का है इस पर बल y दिशा में होगा तो त्वरण भी y दिशा में होगा। और ये तुमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि बताओ, इस बार लगने वाला बल या त्वरण वेग से टेढ़ा है और कंप्लीटली कांस्टेंट भी है तो इसका पथ मुड़ करके पैराबोलिक हो जाएगा। है ना, प्रोजेक्टाइल में पढ़ा होगा कि कभी भी पार्टिकल पर लगने वाला बल या त्वरण वेग से टेढ़ा हो। लंबवत को भी तो टेढ़ा बोल सकते हैं। तो बस कभी भी पार्टिकल पर लगने वाला बल या त्वरण वेग से टेढ़ा हो और कंप्लीटली कांस्टेंट हो तो इसका पाथ मुड़ करके परवलयाकार हो जाएगा जिसको एक टाइप की प्रोजेक्टाइल गति बोल सकते हैं और कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बल या त्वरण ऊपर लग रहा है तो उसके कारण इसका पथ ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। तो ये पार्टिकल ऐसे पैराबोलिक मतलब परवलय पथ में गति करेगा। बस हमको पूछा है कि किसी भी जनरल t समय पर पार्टिकल का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पूछा है मतलब इनडायरेक्टली किसी भी जनरल t समय पर पार्टिकल का वेग पूछा है। बस आराम से बताओ कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल गति करेगा तो बस प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने का बस एक ही कंसेप्ट है कि x गति को अलग स्टडी करते हैं और y गति को अलग। पहले x गति को बस तुम आराम से बताओ कि इस पार्टिकल पर x दिशा में तो कोई बल या त्वरण नहीं लग रहा है मतलब इसका x वेग बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। तो शुरू में x वेग v नॉट है तो हमेशा v नॉट ही रहेगा और t समय के बाद भी इसका x वेग तो बिंदास v नॉट ही रहेगा। अब y दिशा की बात करते हैं तो तुम बताओ कि प्रारंभिक वेग प्योरली x दिशा में मतलब प्रारंभिक y वेग तो 0 है लेकिन y दिशा में बल या त्वरण लग रहा है तो इसका y वेग लगातार बढ़ेगा। बस प्रारंभिक y वेग 0 है तो t समय के बाद y वेग कितना होगा वो देखना है। तो बस तुमको पता होगा कि y दिशा में नियत बल या त्वरण लग रहा है तो y दिशा में गति की समीकरण लगाएंगे। t समय के बाद y वेग निकालना है तो y दिशा की सेकंड समीकरण लगा देंगे मतलब vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो तुम बताओ कि vy इक्वल टू uy तो कितना है 0, है ना। प्रारंभिक वेग प्योरली x दिशा में है तो प्रारंभिक y वेग तो 0 होगा प्लस ay कितना है q e नॉट बाय m इंटू टी। बस कह सकते हैं कि किसी भी जनरल t समय में इसका x वेग तो v नॉट का v नॉट ही रहेगा और y वेग कितना हो जाएगा q e नॉट बाय m इंटू टी। तो बस t समय पर इसका x वेग आ गया, y वेग आ गया।
तो इसका परिणामी वेग बीच में होगा ना, और डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका परिणामी वेग कितना होगा, रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो परिणामी वेग कितना होगा, रूट ऑफ vx तो कितना है, v नॉट का स्क्वायर प्लस vy कितना है, q v नॉट बाय m इंटू टी का स्क्वायर, ये होगा। तो इसका परिणामी वेग इतना आ गया। तो बस बताओ, तो ये बताओ किसी भी जनरल टी समय पर इसका परिणामी वेग आ गया, मतलब इसके वेग का मान आ गया। बस अब हमको पूछा है कि टी समय पर इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है वो वेग, संवेग या गति ऊर्जा पर ही निर्भर करता है। और बताओ डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, h बाय पी, और p को क्या लिख सकते हैं, mv। लेकिन सही शब्दों में बोल सकते हैं कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य केवल वेग के परिमाण पर निर्भर करता है, उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। बस किसी भी जनरल t समय पर इसके वेग का परिमाण इतना आ गया, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य h बाय mv, तो कितना हो जाएगा, h अपन m, और इसके वेग का परिमाण कितना है, रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस q v नॉट बाय m इंटू टी का होल स्क्वायर। इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इतना हो गया। ये तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन हमने मूर्खों के टाइप से कर तो लिया, लेकिन इस क्वेश्चन से भी वही सबक मिला कि कभी भी हमको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछे तो समझ जाना कि इनडायरेक्टली हमको वेग, संवेग या गतिज ऊर्जा ही पूछी है। हम बच्चों देखो इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो कई बार इसके क्वेश्चन अणुगति सिद्धांत पे मिक्स करके पूछता है, इसको देख लेना। ये तो इसपे हमको दे रखा है कि दो कक्ष हैं, मतलब दो कोई बॉक्सेस हैं, एक के अंदर का ताप 300 केल्विन है और दूसरे कक्ष के अंदर का ताप 600 केल्विन है। अब देखो दोनों कक्ष में तापीय न्यूट्रॉन रखे हैं, और ध्यान रखना कि तापीय न्यूट्रॉन मतलब नॉर्मल ताप पर, है ना, ऑर्डिनरी ताप पर जो न्यूट्रॉन रखे होते हैं उसको तापीय न्यूट्रॉन बोलते हैं। बस दो कक्ष हैं, एक के अंदर का ताप 300 केल्विन और दूसरे के अंदर का ताप 600 केल्विन। दोनों कक्ष के अंदर तापीय न्यूट्रॉन रखे हैं, ठीक है। तो बस हमको पूछा है कि न्यूट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा के संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। और फिर पूछा है कि दोनों कक्षक में जो तापीय न्यूट्रॉन है उनके डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात पूछा है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले ये पहले हम देखते हैं कि औसत, सॉरी, पहले देखते हैं कि न्यूट्रॉन की औसत गति ऊर्जा के संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो देखते हैं, फिर अनुपात और वो सब तो निकाल ही लेंगे, ठीक है। चलो दोनों के लिए एक ही केस दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई कक्ष है, उसके अंदर तापीय न्यूट्रॉन रखे हैं, और चलो इस कक्ष के अंदर का ताप T है ना, इस कक्ष के अंदर T केल्विन ताप पर तापीय न्यूट्रॉन रखे हैं। तो हमको पता है कि तापीय जो न्यूट्रॉन है वो भी ऐसे रैंडम गति करेंगे ना। तुमको बताओ कि तापीय न्यूट्रॉन T ताप पर रखे हुए हैं, तो बस ताप के कारण जो भी तापीय न्यूट्रॉन है ऐसे रैंडम गति करेंगे। और तुम बताओ कि तापीय न्यूट्रॉन बिल्कुल रैंडम गति करेंगे, मतलब ये एक परमाणु गैस के मॉलिक्यूल के टाइप से काम करेंगे, कह सकते हैं ना कि तापीय न्यूट्रॉन रैंडम गति करेंगे, मतलब तापीय न्यूट्रॉन एक परमाणु गैस मॉलिक्यूल के टाइप से काम करेंगे। बस औसत गति ऊर्जा के संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछा है, तो हम तुरंत समझ गए कि डराने के लिए इनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली इनकी औसत गतिज ऊर्जा ही पूछी है ना। कई बार लड्डू के टाइप से औसत गति ऊर्जा के संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं, बस हमको पूछता है कि इनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, तुरंत समझ गए कि डराने के लिए इनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछा है, मतलब इनकी औसत गति ऊर्जा ही पूछी है। दोस्तों तुम आराम से बताओ कि टी ताप पर रखे जो तापीय न्यूट्रॉन है वो ताप के कारण रैंडम गति करेंगे, मतलब ये जो तापीय न्यूट्रॉन है वो एक परमाणु गैस के मॉलिक्यूल के टाइप से काम करेंगे। और अणुगति सिद्धांत में पढ़ा होगा कि अगर एक परमाणु गैस का मॉलिक्यूल हो तो उसकी औसत गति ऊर्जा 3/2 kT होती है। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि ये जो तापीय न्यूट्रॉन है वो भी एक परमाणु गैस के मॉलिक्यूल के टाइप से काम करेंगे, इसलिए इनकी भी औसत गति ऊर्जा 3/2 kT होगी। तो बस औसत गतिज ऊर्जा आ गई। तो अब डराने के लिए पूछा है कि इस औसत गति ऊर्जा के संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। तो हमको अच्छे पता है
कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अंदर वेग, संवेग या गति ऊर्जा ही छुपी होती है ना। तो हमको अच्छे पता है कि, है ना, हमको अच्छे पता है कि न्यूट्रॉन का भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बेसिकली h अपन p या h अपन संवेग p को हम क्या लिख सकते हैं, √2m गतिज ऊर्जा। है तो बस ये कि न्यूट्रॉन का भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य h by p, तो h अपन संवेग p को हम क्या लिख सकते हैं, √2m गतिज ऊर्जा। इसमें गति ऊर्जा कौन सी होगी, इन तापीय न्यूट्रॉन की औसत गतिज ऊर्जा होगी, जो कि कितनी होती है 3/2 kT। तो लिख देता हूँ, इस बार इन तापीय न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना आ गया, h अपन संवेग p को √2m ke, और ke की जगह इन तापीय न्यूट्रॉन की औसत गति ऊर्जा आएगी, मतलब 3/2 kT आएगी। तो ये 2 से 2 कैंसल, तो इससे हम बोल सकते हैं इन तापीय न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना हो गया, कितना हो गया, h/3m kT, ये हो गया, है ना। बस अब तुम खुद बताओ कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के एक्सप्रेशन में h भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। मतलब इस बार बताओ थर्मल न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करेगा, 1/t पर। फालतू का बोझा ढोने की जरूरत नहीं है, तो बोल सकते हैं कि बाकी सब कांस्टेंट है। मतलब इन थर्मल न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 1/√t पे निर्भर करेगा। तुम बताओ, है ना, देख लिया हमने, इनका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 1/√t पे निर्भर करेगा। तो बताओ, हम लिख सकते हैं कि पहले का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल टू 1/√t1, और दूसरे का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल टू 1/√t2 है। बस दोनों का अनुपात निकालना है, तो भाग दे देंगे तो λ1/λ2 इक्वल टू कितना आ गया, √t2/t1। तो √t2 तो कितना है 600 अपन t1 कितना है 300। तो सॉल्व करेंगे तो √2/1 ये आ गया। सही है? लेकिन ये तो बेवकूफ भरा लिखा, आगे ये बेवकूफ भरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रोपोर्शनल टू 1/√t है, इससे λ1/λ2 निकालेंगे तो उल्टा √t2/t1 आएगा। ये √2/1 ये इनके डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात आ गया। फिर इस क्वेश्चन से दूसरी बार फिर ठप्पा लग गया कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली वेग, संवेग या गतिज ऊर्जा ही पूछी है। अब देखो बच्चों, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के पहले एक छोटी चीज देख लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, वो देख लेते हैं। क्योंकि अपने जो भी एग्जाम हो, चाहे अपना जेई मेंस हो, एडवांस हो या नीट का एग्जाम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का ही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति ज्यादा मीनिंगफुल होती है और ज्यादा प्रैक्टिकली दिखती है ना। तो हमको बाकी नमूनों की जगह इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, वो देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, इसकी गति ऊर्जा 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो हमको पूछा है कि है ना, हमको पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन के संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, वो देखना है। तो हम अपने बेसिक तरीके से ही करते हैं। तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है इस इलेक्ट्रॉन का भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बेसिकली क्या होगा, h/p या h अपन संवेग p को गति ऊर्जा के रूप में क्या लिख सकते हैं, √2m के ये लिख सकते हैं। ठीक है, बस सबका मान रखते हैं, है ना, सबका मान स्टैंडर्ड यूनिट में रखते हैं। तो एच द प्लैंक कांस्टेंट ये 6.67 into 10⁻34 अपन संवेग को √2m के ही लिख सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा, √2 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 into 10⁻31 होता है, इंटू के इस इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, लेकिन जूल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए E का गुणा करेंगे, मतलब 1.6 into 10⁻19 का गुणा करेंगे। इसको सॉल्व कर लेना। ये तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट कर लेना, फिर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तुम्हारे पास आएगा 0.41, 0.41 नैनोमीटर इतना आएगा, ये देख लिया।
अब देखो आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखो अभी तो इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को डिटेल में निकाला, मतलब गधों से सबका मान रखा, सॉल्व किया तो इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आ गया, ठीक है। लेकिन देखो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि बाकी नमूनों का तो नहीं, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमको सबसे ज्यादा बार पूछता है। इससे इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इन सारे स्टैंडर्ड यूनिट की अगर वैल्यू रखें, है ना, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आता है हमारे पास 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना तुम कि लोगों ने क्या किया कि ये गति ऊर्जा को तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ही रहने दिया, लेकिन h रूट 2m इन सब का मान रखा। और ध्यान रखना कि h अपन रूट 2m, है ना, ध्यान रखना कि h अपन रूट 2m इनको अगर सॉल्व करते हैं और नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो h अपन रूट 2m इस पूरी क्वांटिटी का मान नैनोमीटर में तुम्हारे पास 1.23 नैनोमीटर आता है। तो फिर नीचे क्या बचेगा, रूट गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में बचेगी, ठीक है। तो बस अब मूर्खों टाइप से पूरा गधों टाइप से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट डाटा। अब अगर, है ना, अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे तो उसके लिए इतना सारा कचरा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ना, तुम डायरेक्ट ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का अगर कभी भी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे तो सबसे पहले इसकी गति ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में लिख देंगे, और गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में आ गई तो हम आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा, सही है ना। तो बस अब हम कर सकते हैं, बस बताओ अब अगर इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे, डिटेल नहीं, इस फॉर्मूले से ही करेंगे तो बोल सकते हैं इस बार इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इस बार इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा, 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गति ऊर्जा कितनी है, 9। तो 1.23 नैनोमीटर अपन रूट 9 कितना हो गया, 3। इसका भाग दोगे तो 0.41 नैनोमीटर ये आ गया, है ना। तो पहले गधों टाइप से किया तब वो हो रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट किया तब भी आंसर वही आ गया। तो बस याद रखना अच्छे से, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अगर किसी और का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, किसी और का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे तब तो डिटेल कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन अगर तुमको साक्षात इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे तो गधों टाइप से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे कि सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में निकालेंगे, और फिर भगवान का नाम लेकर बोल सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गति ऊर्जा, तो 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गति ऊर्जा 9, सॉल्व करेंगे तो 0.41 नैनोमीटर ये आ गया। ये देखो, तुमने तेजाब का गाना सुना होगा, वो माधुरी दीक्षित का, 1 2 3 4 5 6 सुना होगा ना। तो बस 1 2 3 ही है, लेकिन बीच में पॉइंट आता है, तो 1 2 3 ही है लेकिन 1.23 है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। सही है ना, तो ये हमने देख लिया। अब इसके हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या डिस्टर्बेंस, हाँ सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने देख लिया। ठीक है, तो आगे अच्छे से ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछे तब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर कोई और पार्टिकल हो तो फिर हमको डिटेल कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन करने के पहले एक बार थोड़ा सा डेवियर एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो शायद ये 1925 के आसपास ये डी ब्रोगली ने अपना सिद्धांत दिया था कि माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल गति करे तो उसमें तरंग प्रकृति होती है, और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य h/p होता है। उसने दे तो दिया था प्रिंसिपल, लेकिन लोगों ने उसको माना नहीं था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। तो डी ब्रोगली के सिद्धांत का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया डेवियर और जर्मन, इन्होंने किया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया
कि फिलामेंट को गर्म किया उससे इलेक्ट्रॉन निकले, फिर इलेक्ट्रॉन को उच्च विभवांतर से त्वरित किया तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई। और देखो इन उच्च ऊर्जा वाले यानी उच्च गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को उसने निकल क्रिस्टल पर आपतित किया। फिर डेवियर और जर्मन ने देखा कि जैसे प्रकाश को छोटे से छिद्र में आपतित करें तो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, मतलब प्रकाश का विवर्तन होता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी अगर क्रिस्टल पर आपतित करते हैं तो बिल्कुल प्रकाश तरंगों या ध्वनि तरंगों के टाइप से इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन हुआ है। तो उसने ये देखा यार कि जैसे ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन हुआ। तो उस इलेक्ट्रॉन का विवर्तन हुआ तो उसके आधार पर उसने बताया कि ध्वनि और प्रकाश तरंगों के टाइप से इलेक्ट्रॉन का भी विवर्तन हुआ। तो बस उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि उच्च वेग से गतिज कर सॉरी उच्च वेग से गति करता और इलेक्ट्रॉन भी एक तरंग के टाइप से काम करता है। तो जैसे तरंगों का विवर्तन होता है वैसे इलेक्ट्रॉन है ना, इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्य तरंग है उसका भी विवर्तन होता है। तो इसके आधार पर बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन है ना उच्च गति ऊर्जा सॉरी उच्च वेग से गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल नहीं है, तरंग के टाइप से काम करता है। ये पता चल गया ठीक ना। और ये तो उस टाइम की बात है, 1930 की बात है, जब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया तो फिर लोगों ने डी ब्रोगली का सिद्धांत सही माना और 1930 में फिर डी ब्रोगली को नोबेल प्राइज भी मिला और एक दो साल के बाद ये डेवियर और जर्मन को ही मिला ठीक ना। तो उस टाइम पे तो एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा था, लेकिन आजकल का जो युग है उसमें तो इसके प्रैक्टिकल यूज भी होते हैं। ये जैसे कि तुमने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ध्यान रखना कि जो पुराने माइक्रोस्कोप थे उसमें तो प्रकाश की किरणों का यूज होता था, ठीक है ना, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग का यूज होता है। ये तो ध्यान रखना कि जो अपने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसमें प्रकाश तरंग का यूज होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग का यूज होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में काफी कम होता है। तो आगे तुम पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तुलना में काफी कम होता है, इससे विभेदन क्षमता काफी ज्यादा होगी। इससे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे बैक्टीरिया वायरस जैसी छोटी छोटी चीजों को भी देख सकते हो। ये कोरोना का जो तुम फोटो देखते हो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे ही व्यतिकरण भी प्राप्त कर लिया है 1990 में, ठीक है ना, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ध्वनि का व्यतिकरण होता है, वैसे 1990 में लोगों ने इलेक्ट्रॉन के भी व्यतिकरण को प्राप्त कर लिया। ये तो ये डेवियर एंड जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करता है, मतलब प्रायोगिक रूप से सत्यापित करता है। नहीं भाई, ये तो सारा भाषण सुना दिया, अब इसका क्वेश्चन करते हैं ठीक। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि हम डेवियर जर्मन सॉरी क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हम डेवियर एंड जर्मन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि कोई टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करते हैं कि कोई टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं और फिलामेंट को गर्म करते हैं। तो तुमने केमिस्ट्री में सुना होगा कि टंगस्टन ऐसी धातु होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन इतने लूजली बंधे होते हैं कि गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो ध्यान रखना कि टंगस्टन के फिलामेंट को गर्म करते हैं तो टंगस्टन के फिलामेंट को गर्म करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि फिलामेंट को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलते तो हैं लेकिन बिल्कुल नगण्य गति ऊर्जा के साथ निकलते हैं, है ना। ध्यान रखना कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते तो हैं लेकिन बिल्कुल नगण्य गति ऊर्जा के साथ निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को उच्च वेग देना है तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के उच्च विभवांतर से त्वरित करते हैं। बस इलेक्ट्रॉन उच्च गति ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा ना, बस हमको पूछा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी गति ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा और आगे पूछा है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तब इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो हम अच्छे समझते हैं कि बाहर निकलते टाइम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली हमको वेग संवेग या गतिज ऊर्जा जैसी चीज पूछिए, स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो फिलामेंट को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नगण्य गति ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था इन इलेक्ट्रॉन को उच्च वेग देने के लिए इनको 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं।
बस 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करेंगे, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन बहुत उच्च गति ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा, कितनी गति ऊर्जा के साथ बाहर निकलेगा वो देखना है। देखो, ये चीज़ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमको बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताई थी, संधारित्र में भी बताई थी और मैग्नेटिक फील्ड में ही मैंने बताई थी, है ना? मैंने तुमको क्लियरली बताया था, मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि कभी भी किसी आवेशित पार्टिकल को है ना, बताया था कि कभी भी किसी आवेशित पार्टिकल को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो बस एक ही चीज आनी चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण के अनुसार स्थिति ऊर्जा में कमी बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा, ठीक है? बताओ, पार्टिकल मुक्त रूप से गति कर रहा है ना, तो ऊर्जा संरक्षण लगा सकते हैं, मतलब स्थिति ऊर्जा में कमी बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। लेकिन ये पूरी चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है? तो मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी किसी आवेश को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो बस एक ही चीज दिमाग में चमकनी चाहिए कि इस दौरान स्थिति ऊर्जा में कमी बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो तुम बताओ कि स्थिति ऊर्जा में कमी कितनी होगी, क्यू डेल्टा वी बराबर गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो, ठीक है ना? तो बस इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, क्यू डेल्टा वी। तो ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके थे, लेकिन अब तो इतना लिखने का भी टाइम नहीं रहेगा, ध्यान रखना। अब अगर हम, है ना, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इतना भी लिखने का टाइम नहीं होगा, तो बस डायरेक्ट ध्यान रखना तुम कि कभी भी किसी आवेश को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो स्थिति ऊर्जा में कमी कितनी होगी, क्यू डेल्टा वी। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि भी कितनी होगी, क्यू डेल्टा वी। या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि कभी भी किसी आवेश को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो एक किक में या एक लाख में इसको अतिरिक्त कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, क्यू डेल्टा वी। ठीक है ना? ये चीज मैंने साइक्लोट्रॉन के टाइम पे बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताई थी और मैग्नेटिज्म में बताई थी, ठीक है? तो अब मैं मूर्खों टाइप से कुछ भी नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट ध्यान रखना, है ना? तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि किसी भी आवेशित पार्टिकल को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो एक किक में या एक लाख में इसको अतिरिक्त कितनी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मिल जाती है, क्यू डेल्टा वी। बस इतना ही ध्यान में रखना है, पीछे की हिस्ट्री सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है? बस अब अगर एक क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना? बोल सकते हैं कि फिलामेंट को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सही, लेकिन बिल्कुल नगण्य गति ऊर्जा के साथ निकलेंगे, है ना? तो इनकी शुरू में गति ऊर्जा 0 होगी। अब इन आवेश को 100 वोल्ट के उच्च विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं। तो बस इलेक्ट्रॉन की फाइनल गति ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है, ठीक है? बस अब गधोटाई से पूरी रामायण बोलने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये बताओ, इस बार भी इस आवेश को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं, और हमको अच्छे पता है कि किसी भी आवेश को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो एक किक में या एक लाख में इसको अतिरिक्त कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, क्यू डेल्टा वी, दैट्स ऑल। और कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो बोल सकते हैं इसको डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करें, तो एक किक पड़ेगी या एक लाख पड़ेगी, तो इसको अतिरिक्त कितनी गति ऊर्जा मिल जाएगी, क्यू डेल्टा वी। बस तुम बताओ कि शुरू में बेचारे की गति ऊर्जा 0 थी, और एक किक में इसको अतिरिक्त कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, क्यू डेल्टा वी। तो बस हम बोल सकते हैं कि इसकी फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 प्लस क्यू डेल्टा वी, मतलब क्यू डेल्टा वी इतनी हो जाएगी। तो क्यू तो इस इलेक्ट्रॉन का आवेश ई इंटू डेल्टा वी, लगाया गया विभवांतर 100 वोल्ट। बस बताओ, ई इंटू 100 वोल्ट का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। लेकिन अब डायरेक्ट आना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 0 थी, एक किक पड़ेगी तो अतिरिक्त कितनी ऊर्जा मिल जाएगी, क्यू डेल्टा वी। तो इसकी फाइनल गति ऊर्जा हो जाएगी 0 प्लस क्यू डेल्टा वी, क्यू के मान तो ई और डेल्टा वी 100 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल गति ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी हो जाएगी। बस फाइनल गति ऊर्जा आ गई। तो अब हमको देखना है कि निकलते टाइम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, है ना, निकलते टाइम इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो श्रद्धा हो तो इसको वापस गधों टाइप से कर सकते हो। इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य h बाय p, और p को √2m के ही। ये गधों टाइप से पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा लाड़ प्यार नहीं है, हम तो इसको डायरेक्ट ही करेंगे। ये तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बता कोई मामूली पार्टिकल नहीं है, ये तो साक्षात इलेक्ट्रॉन है ना भाई? ये मामूली पार्टिकल नहीं है, साक्षात इलेक्ट्रॉन है। और बताओ, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो हमने डायरेक्ट याद किया था, है ना? तो मैंने बताया था
कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में हो तो उस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होता है 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा। ठीक है, बस इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा कितनी 100, तो बस 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10, 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.123 नैनोमीटर। तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 0.123 नैनोमीटर इतना आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखो कई बार इसको एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने को बोलता है, ये तो एंगस्ट्रम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्रम क्या होता है 10 की पावर -10 होता है ना, तो एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करते हैं कि जबरदस्ती 10 का भाग देते हैं और इस पाप को कैंसिल करने के लिए 10 का गुणा भी करते हैं, तो तब 0.123 इंटू 10 कितना हो गया 1.23, और नैनोमीटर अपन 10 को क्या बोल सकते हैं एंगस्ट्रम। ठीक है, नैनोमीटर 10 टू पावर -9 अपन 10 करेंगे तो 10 टू पावर -10 हो जाएगा, जिसको एंगस्ट्रम तो यूनिट कन्वर्ट करना और तुमको आता होगा। तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 1.23 नैनोमीटर, या क्या बोल रहा हूँ सॉरी, इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 0.123 नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में 1.23 एंगस्ट्रम, ये सब इजीली निकाल सकते हैं। अब तुम बताओ कि अभी तो प्रारंभिक गति ऊर्जा 0 थी, इसलिए अंत में गति ऊर्जा Q डेल्टा V हो गई। अगर शुरू में गति ऊर्जा 0 नहीं होती 5 होती तो अंत में कितनी हो जाती 5 प्लस Q डेल्टा V। वो सब तुम खुद ही कर सकते हो इसको। हाँ बच्चों, अभी जो किए थे उसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। जैसे अभी तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग या गति ऊर्जा 0 थी, कई बार नॉन जीरो होती है, फटाफट देख लेना। इस बार भी हमको दे रखा है कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। ठीक है, शुरू से इतनी गति ऊर्जा दे रखी है। अब इस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं। तो हमको देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसकी अंतिम गति ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है, और फिर बाहर निकलने टाइम इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, इस बार प्रारंभिक गति ऊर्जा 0 नहीं 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। अब इसको 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया है, तो फाइनल गति ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है। फिर इतना हमको डायरेक्ट पता है ना, अभी पढ़ा था ना, तो इतना हमको डायरेक्ट पता है कि बताओ एक किक में इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त कितनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है Q डेल्टा V, वो तो हमको पता है। एक किक पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त Q डेल्टा V जितनी गति ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन एक बार थोड़ा चेक करना होगा कि ये किक सपोर्टिंग है या अपोजिंग है, वो चेक करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो सपोर्टिंग या अपोजिंग वो देखना होगा। अगर सपोर्टिंग बल लगता है तब तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा Q डेल्टा V जितनी बढ़ेगी, लेकिन अगर बल अपोजिंग लगे तो Q डेल्टा V जितनी घट भी सकती है। तो एक बार चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा है, जो किक पड़ेगी वो सपोर्टिंग होगी या अपोजिंग, वो देखना है। तो उसके लिए अपने अनपढ़ बुद्धि से, अपने अनपढ़ों वाले तरीके से सोच सकते हैं कि मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो उससे जुड़ी ये प्लेट नेगेटिव होगी, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी। तो तुम बताओ ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, तुम बताओ कि जो नेगेटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगी, मतलब आगे की ओर बल लगाएगी, और जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब ये भी आगे की ओर बल लगाएगी। तो देखते ही बताओ इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो इसके वेग के सपोर्टिंग है, और सपोर्टिंग है मतलब इसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। बस पक्का बोल सकते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है या किक पड़ रही है सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग है, इसलिए इसकी गति ऊर्जा Q डेल्टा V जितनी बढ़ेगी। दोस्त तुम आराम से बताओ, ये तुम आराम से बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो शुरू से ही थी, है ना। हम लिख सकते हैं कि होता है इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो शुरू से ही थी, और बताओ सपोर्टिंग किक पड़ेगी तो उसके कारण उसको और कितनी गति ऊर्जा मिल जाएगी Q डेल्टा V। बस ऐसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो शुरू से ही थी, और सपोर्टिंग किक पड़ रही है तो उसको अतिरिक्त कितनी गति ऊर्जा मिल जाएगी Q डेल्टा V। तो फाइनल गति ऊर्जा 300 प्लस Q डेल्टा V।
तो कितनी हो जाएगी 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट प्लस Q की जगह E और V लगाया गया विभवांतर 100 वोल्ट। बताओ E इंटू 100 वोल्ट का गुणा करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो फाइनल गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट प्लस 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मतलब 400 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस फाइनल गति ऊर्जा इतनी आ गई। तो फाइनल डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है, फाइनल गति ऊर्जा इतनी हो गई। तो फाइनली इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है ये तो साक्षात इलेक्ट्रॉन है, इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सॉरी ये साक्षात इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा। तो कितना आ जाएगा 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा 400। 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20। तो कितना आ जाएगा 1.23 नैनोमीटर अपन 400 का अंडर रूट 20। इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, आगे भाग दे देना। तो भाग दोगे तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य 0.123/2। इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 0.062 नैनोमीटर। तो इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इतना आएगा। ठीक है, कई बार इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने को बोलता है ना, तो वो भी कर सकते हैं। 0.062 नैनोमीटर है ना, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, नैनोमीटर बाय 10 होता है। तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10 का जबरदस्ती भाग देना और 10 का गुणा कर देना। तो 0.062 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 0.62 और नैनोमीटर अपन 10 क्या हो गया एंगस्ट्रॉम। ये सब तुम निकाल सकते हो। बाकी मेन चीज ये थी कि इस बार इस पर जो बल लग रहा है, किक पड़ रहा है, सपोर्टिंग है, इससे गति ऊर्जा Q डेल्टा V जितनी बढ़ गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर वैसा ही है। इस बार भी इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ही है, वो 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं, लेकिन इस बार बैटरी देखो उल्टी लगा रखी है। बस अब हमको देखना है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। और समझते हैं कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा हो तो फाइनल गति ऊर्जा पूछी है। तो बस यहाँ भी हम कर सकते हैं ना, तुम बताओ कि इस बार भी वही कंसेप्ट, ये बता इस इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं, तो एक किक में इसको अतिरिक्त कितनी गति ऊर्जा मिल जाएगी Q डेल्टा V। लेकिन हमको देखना होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर जो किक पड़ रही है या जो बल लग रहा है वो सपोर्टिंग है या अपोजिंग, वो देखना होगा, है ना। अगर बल सपोर्टिंग लग रहा है तब तो गति ऊर्जा Q डेल्टा V जितनी बढ़ेगी, लेकिन अपोजिंग हो तो घट भी सकती है। तो चलो चेक करते हैं, इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा है, जो लाभ पड़ेगी वो सपोर्टिंग होगी या अपोजिंग, वो देखते हैं। तो इसको भी अपने अनपढ़ों के तरीके से देखते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो उससे जुड़ी ये प्लेट पॉजिटिव आवेशित होगी, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो जुड़ी ये प्लेट नेगेटिव आवेशित होगी। तो बताओ ये जो पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी, मतलब पीछे की ओर बल लगाएगी, और नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर प्रतिकर्षित करेगी, मतलब ये भी पीछे की ओर बल लगाएगी। तो तुम देखते बताओ कि इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो पीछे लग रहा है, मतलब अपोजिंग है ना। तो इस बार इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो पीछे की ओर है, मतलब वेग के अपोजिंग है। तो वेग के अपोजिंग है, तो जैसे से आगे बढ़ेगा इसकी वेग या गति ऊर्जा बढ़ेगी। क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, इस बार जो बल लग रहा है वेग के अपोजिंग है, तो जैसे से आगे बढ़ेगा इसका वेग या गति ऊर्जा घटेगी। ठीक है, और हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस पर किक तो पड़ रही है लेकिन अपोजिंग किक पड़ रही है, इससे इस बार इसकी गति ऊर्जा Q डेल्टा V जितनी बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो बस हम बोल सकते हैं, ये मिटा देता हूँ, ये हम बोल सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट तो पहले से ही थी, और एक किक पड़ेगी तो अतिरिक्त कितनी गति ऊर्जा मिलती है Q डेल्टा V, लेकिन पहले सपोर्टिंग किक पड़ रही थी तो गति ऊर्जा Q डेल्टा V जितनी बढ़ रही थी, इस बार अपोजिंग किक पड़ रही है, इसलिए इस बार इसकी जो गति ऊर्जा है वो Q डेल्टा V जितनी घट जाएगी। तो फाइनल गति ऊर्जा 300 प्लस Q डेल्टा V की जगह 300 माइनस Q डेल्टा V। तो 300 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट माइनस Q की जगह E और डेल्टा V की जगह 100 वोल्ट, E इंटू 100 वोल्ट का गुणा करेंगे तो 100 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो इसकी अंतिम गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी
300 माइनस 100 मतलब 200 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो जाएगी। बस गति ऊर्जा आ गई। तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा। सॉल्व कर लेना। तो 1.23 नैनोमीटर अपन रूट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में गतिज ऊर्जा 200। तो ये 1.23 नैनोमीटर अपन ये 200 है ना, तो बताओ 2 का अंडर रूट तो रूट 2 हो गया और 100 का अंडर रूट 10 ये हो गया। रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। आगे भाग लगा देना। तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बाकी इसका भाग लगाओगे तुम्हारे पास 0.85। ये भाग लगाएंगे तुम्हारे पास, एक मिनट, तो ये गलती कर दिए 0.085 आएगा। इतना सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 0.085 नैनोमीटर ये आ जाएगा। ये तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं हम। हाँ बच्चों देखो, इसी में एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि एक प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा पार्टिकल, ये तीनों विरामावस्था से स्टार्ट हो रहे हैं। ये फिर इन तीनों पार्टिकल को यदि समान विभवांतर से त्वरित करें तो इन तीनों के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, हम समझ गए कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना मतलब एक टाइप से वेग, संवेग या गति ऊर्जा ही देखनी है। ठीक है, तो तीनों के लिए एक साथ सॉल्व करते हैं ना। ये तो मान लेते हैं कि प्रोटॉन भी हो सकता है, ड्यूटॉन भी हो सकता है या अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है। फिर जैसे मान लेते हैं कोई जनरल आवेशित पार्टिकल है जिसका आवेश प्लस की ओर द्रव्यमान m है, विरामावस्था से स्टार्ट हो रहा है। अब चलो, अब इसको हम डेल्टा v विभवांतर से त्वरित करते हैं। है तो वही की कोई भी जनरल पार्टिकल जिसका आवेश प्लस की ओर द्रव्यमान m विराम से स्टार्ट हो रहा है, इसको डेल्टा v विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको डेल्टा v विभवांतर से त्वरित करें तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है। तो बताओ, अब गधों से पूरी चित्र बनाना और सब करने की जरूरत नहीं है ना, है ना। अब तो हमको डायरेक्ट याद हो गया है। तो हमको डायरेक्ट पता है कि किसी भी आवेशित पार्टिकल को डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करेंगे तो एक किक में इसको अतिरिक्त कितनी गतिज ऊर्जा मिल जाती है, क्यू डेल्टा वी। तो तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि इस पार्टिकल की प्रारंभिक आराम से बताओ कि इस पार्टिकल की प्रारंभिक गति ऊर्जा तो 0 है और डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करेंगे तो एक किक में इसको अतिरिक्त कितनी गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, क्यू डेल्टा वी। बताओ, डेल्टा वी विभवांतर से त्वरित करने के बाद इसकी फाइनल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 प्लस क्यू डेल्टा वी इतनी हो जाएगी। बस फाइनल गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी, तो इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि इस पार्टिकल का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, h बाई पी, और संवेग p को गति ऊर्जा के रूप में क्या लिख सकते हैं, √2m के ई, और के ई की जगह q डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो बताओ, ये लिख देता हूँ। तो बताओ इसका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितना आ गया, h अपन √2m, और गति ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, q डेल्टा v ये लिख सकते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन हो, ड्यूटॉन हो या अल्फा पार्टिकल हो, है ना, इन तीनों के डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का एक्सप्रेशन तो यही बनेगा, h अपन √2m q डेल्टा v यही बनेगा। अब चलो तुम देखते ही बताओ, है ना, तुम देखते बताओ कि h भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, उसके बाद समान विभवांतर से त्वरित करें में तो डेल्टा भी कांस्टेंट है। तो इस बार इन तीनों पार्टिकल का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य किस पे निर्भर करेगा, 1/√m³ पर। है तो फालतू का बोझा क्यों ढोए, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, है ना। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2h ये सब कांस्टेंट है और समान विभवांतर से त्वरित किया हो तो डेल्टा भी समान है। तो इस बार इनका डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 1/√m³ पर निर्भर करेगा। बस तीनों के 1/√m³ का अनुपात देखेंगे, जो 1/√m³ का अनुपात होगा वही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात होगा। चलो एक बार तीनों नमूनों को देख लेते हैं एक बार।
ठीक है ना? पहला नमूना प्रोटॉन, तो हमको पता है कि प्रोटॉन तो सिंपली हाइड्रोजन का नाभिक होता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 1 और आवेश संख्या +1 है। दूसरा नमूना ड्यूट्रॉन, तो हमको होता है कि ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम का नाभिक होता है, जिसकी आवेश संख्या +1 और द्रव्यमान संख्या 2। और तीसरा है अल्फा पार्टिकल, तो हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक होता है, जिसकी आवेश संख्या +2 और द्रव्यमान संख्या 4। बस हमने भी देख लिया कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1/√mq पर निर्भर करता है। तीनों का 1/√mq देखते हैं, ठीक है? तो तब प्रोटॉन के लिए 1/√mq कितना होगा? m तो द्रव्यमान संख्या 1 इंटू q आवेश संख्या 1, तो ये 1 हो गया। न्यूट्रॉन का रूट 1/mq देखते हैं, तो 1/√m, तो न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या 2 और आवेश संख्या 1, तो ये 1/√2 हो गया। और अल्फा पार्टिकल का 1/√mq देखते हैं, तो 1/√m, तो द्रव्यमान संख्या 4 और आवेश संख्या 1, तो 1/√8 हो गया। बस हम कह सकते हैं कि 1/√mq का अनुपात है ना, 1 बाय, लिख देता हूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल के 1/√mq का अनुपात 1/√2/√8 है। तो बताओ इनके डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात भी कितना हो जाएगा? 1/1/√2 अनुपात 1/√8 को 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है? या इसको सिंप्लीफाई करना है तो लघुत्तम 2√2 का गुणा करेंगे तो 2√2 अनुपात 2 अनुपात 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चिल्लर टाइप के क्वेश्चन आ गए तो तुम इजीली